20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। पिछले 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मियों ने 27 अक्टूबर को चक्का जाम का फैसला किया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रोडवेज की करीब 3000 बसों के पहिए थम जाएंगे। रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन का कहना है कि 27 अक्टूबर को रोडवेज में काम करने वाले चालक, परिचालक, मैकेनिक और दूसरे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने रोडवेज प्रबंधन और राज्य सरकार को नोटिस भी भेज दिया है। हमने 27 अक्टूबर को एक दिन 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल का नारा दिया है। हड़ताल का मतलब है इसमें सभी तरह के कर्मचारी, सभी वर्ग के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे, जिसमें चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी। और जब हड़ताल होगी तो हड़ताल का मतलब है बसें नहीं चलेगी, बसों का पहिया भी रुक जाएगा। हड़ताल का नोटिस मिलने के बाद रोडवेज प्रबंधन और राज्य सरकार में बैठे आला अधिकारी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि 27 अक्टूबर को RAS प्री की परीक्षा भी है और इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में अगर रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं तो स्टूडेंट्स के लिए सेंटर तक पहुंचने में बड़ी परेशानी होगी। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में बने प्रदीप हॉस्पिटल में जसवंत नगर के रहने वाले अपने भाई को इलाज के लिए लेकर गए थे। डॉक्टरों ने देवकी नंदन के भाई को भर्ती भी कर लिया और फिर उनकी जांच करवाई गई और दवाई भी मंगाई गई। कुछ देर के बाद देवकी नंदन ने डॉक्टरों से जब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि उन्हें RGHS का लाभ मिल सकता है या नहीं, इसी से डॉक्टर नाराज हो गए और उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर देवकी नंदन और उसके बेटे चंद्रशेखर के साथ मारपीट की। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के साथ आए लोगों ने अवैध हथियार से उन्हें जान से मारने की नीयत से फायर भी किया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट लिख ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 बेटियां और 3 मां और तीनों बेटियों का साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर ये मत सोचिएगा कि इन तीनों लड़कियों की जन्म देने वाली माएं अलग अलग हैं। सुनकर कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन सच यही है। दरअसल इन तीनों बच्चियों को जन्म देने वाली मां एक ही है। साल भर पहले बाड़मेर के भाड़खा की रहने वाली शायर देवी ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। शायर देवी को पहले से ही एक बेटा और एक बेटी थी और अब उसके लिए 3 बेटियों को एक साथ पालना मुश्किल था। ऐसे में मांगी देवी और पवनी देवी ने एक एक बेटी गोद लेकर उनकी समस्या का समाधान कर दिया। इन तीनों बच्चों का नाम हिमांशी, हेतल और हीना है। शायर देवी हिमांशी को अपने पास रख रही हैं, तो हेतल मांगी देवी के पास है और हीना पवनी देवी के पास। खास बात यह है कि जिस बाड़मेर में कुछ साल पहले तक बेटियों के जन्म पर खामोशी छा जाती थी, वहीं अब वक्त बदल गया है और अपनी बेटियों को इस कदर पाल रहे इन तीनों परिवारों ने एक मिसाल कायम की है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। बेतरतीब सी दाढ़ी और बाल, सूख चुकी हड्डियां और उम्र से ज्यादा बूढ़ापन। कौन कहेगा चंद्रशेखर महज 56 साल के हैं, लेकिन 17 साल से जब घने जंगलों में अकेले रहना पड़े तो उम्र से ज्यादा उम्र का असर चेहरे पर आ ही जाता है। चंद्रशेखर पिछले 17 साल से दक्षिण कर्नाटक के इस जंगल में अकेले रह रहे हैं। उनके साथ महज उनकी एम्बेसडर कार है, जिसकी हालत भी अब बिगड़ गई है। चंद्रशेखर का कहना है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लोन लिया, जिसे चुका नहीं पाने पर बैंक ने उनकी 1.5 एकड़ जमीन नीलाम कर दी। जमीन नीलाम होने के बाद चंद्रशेखर कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ चले गए, लेकिन वहाँ के लोग भी कब तक उन्हें रखते। फिर एक दिन वो अपनी फेवरेट कार लेकर दक्षिण कर्नाटक के इस जंगल में आ गए और एक पेड़ के नीचे कार पार्क कर यहीं रहने लगे। चंद्रशेखर का कहना है कि वो जंगली लकड़ियों से टोकरी बनाकर पास के गाँव में बेच आते हैं और उसी से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि जब तक उनकी जमीन वापस नहीं मिल जाती, वो लौटकर गांव रहने नहीं जाएंगे। नीचे जमीन पर अवैध शराब के काले कारोबार के लिए जो भट्टियां बनाई गई थीं, उसकी तस्वीरें आसमान से ड्रोन ने उतार ली और फिर पुलिस वालों की मदद से इन भट्टियों के साथ साथ तैयार शराब को भी नष्ट कर दिया गया। दरअसल गुजरात के वडोदरा के बाहरी इलाके में चल रहे देशी शराब के अड्डों का पता लगाने के लिए पुलिस इन दिनों ड्रोन कैमरों का उपयोग कर रही है। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों की नजर ड्रोन के जरिए वडोदरा के बाहरी इलाके में शराब के इन अड्डों पर पड़ी और फिर अपराध शाखा ने एक अभियान के तहत इन्हें नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराध शाखा ने इन अड्डों को नष्ट करने के लिए 5 टीमें बनाई थी।
इन टीमों ने भलियापुर, बिल, बटसा, रानौली और छनी जैसी जगहों पर देशी शराब के इन अड्डों को नष्ट कर दिया और यहाँ पर करीब 113 लीटर शराब और उसे बनाने में उपयोग आने वाली चीजों को नष्ट कर दिया। आज अर्ली मॉर्निंग लगभग सुबह 4 बजे के आसपास में क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में, बड़ौदा क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में बड़ौदा की दूसरी ब्रांच पीसीबी, दोनों ने एक जॉइंटली ऑपरेशन किया है और लगभग बड़ौदा के आसपास के जो रिवर साइड एरिया है वहाँ पे हमने आई थिंक 10 से ज़्यादा स्थानों पे सक्सेसफुल रेड की है और बहुत बड़ी मात्रा में देसी दारू जब्त किया है। गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बेकाबू कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के वक्त वो कार एक चौराहे से गुजर रही थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रही मोटरसाइकिल उसके सामने आ गई, जिसके बाद कार ने उसे तेज टक्कर मार दी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो तेज रफ्तार कार चौराहे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोग भी वहां पहुंच गए। रफ्तार तेज होने की वजह से कार चला रही महिला गाड़ी को काबू नहीं कर पाई और उसने मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सवार उछलकर दूर जा गिरे। टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रुकी और मोटरसाइकिल को घसीटते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े और घायलों की मदद शुरू की। हादसा देख वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। जल्दी ही वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवारों को गहरी चोटें आईं, जबकि कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां विंध्यवासिनी मंदिर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और जिसने कुछ ही मिनटों में काली मंदिर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और वो आग बुझाने में जुट गई, लेकिन संकरी जगह होने और मंदिर परिसर में धुआं भर जाने की वजह से दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें काली मंदिर के अंदर राख उड़ती नजर आई, जबकि देवी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोई दिक्कत नहीं, महाकाली तो अच्छी। बताया गया है कि जिस वक्त ये घटना हुई काली मंदिर में ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे और जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें फौरन ही बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वहां कब्रिस्तान की जमीन पर मौजूद सैकड़ों झुग्गियों को प्रशासन ने तोड़ दिया। इन झुग्गियों को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पूरे दल बल के साथ द्रासना इलाके में पहुंची और उसने कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस काम के लिए खुदाई करने वाली कुछ मशीनों को लगाया गया, जिसने देखते ही देखते वहां मौजूद सैकड़ों झुग्गियों और कुछ पक्की इमारतों को जमींदोज कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की इस कार्रवाई का वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, मगर इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने लोगों से झुग्गियों को खाली करने की अपील की। भली भांति आवश्यक है, ये जगह जो है सरकारी कब्रिस्तान भी है और इस जमीन को खाली कराया जाना है। इस अपील के बाद कुछ ने तो झुग्गियां खाली कर दी, जबकि जिन लोगों ने प्रशासन का आदेश नहीं माना उनके खिलाफ सख्ती बरतनी पड़ी। इस दौरान कोई हंगामा न हो इसके लिए वहां पुलिस की भारी तैनाती भी नजर आई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक आदमी ने ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीट दिया, जिसकी वजह से वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क पर इस तमाशे को देखने के लिए गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। पुलिस वाले को पीटने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसे बगैर किसी कारण के थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच झड़प हुई। थप्पड़ लगने से उसकी नाक से खून निकलता दिखाई दिया। इसके बाद उस आदमी ने जवान को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट के दौरान वहां एक पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं रुका। उसने पुलिस वालों के सामने भी थप्पड़ों की बारिश जारी रखी। हालांकि घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पहचान कराई जा रही है, उसके बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई आगे अग्रिम कार्रवाई की जाए। दावा किया गया है कि किसी ऑटो ड्राइवर के पैसे न देने की शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने लड़के को थप्पड़ मारा, जिसके बाद ये विवाद हुआ। इस मारपीट के दौरान लड़के ने जवान की वर्दी तक फाड़ दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। शहनाइयों की गूंज और बारातियों का जमावड़ा देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये शादी समारोह है। खास बात यह है कि यहाँ किसी एक जोड़े की शादी नहीं, बल्कि 53 जोड़ों की शादी हो रही है। सामूहिक विवाह की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई हैं। यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 53 जोड़ों की शादी कराई गई।
खास बात यह है कि इन 53 जोड़ों में 39 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ तो 14 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात ये रही कि एक तरफ से मंत्रोच्चार हो रहा था तो दूसरी तरफ कुरान की आयतों की तिलावत हो रही थी। अब तो शादी हो ही गई। हाँ, पापा भी तो मजदूर हैं इस मारे। अब तो अच्छा लगेगा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम मौजूद रहे। पंजाब के कुछ शहरों में पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ते ही केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने खेतों में पराली को गलाने वाले घोल के छिड़काव का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय खुद नरेला के एक गांव के खेत में पहुंच गए। से ये पराली का के ऊपर जो है गलाने के लिए छिड़काव शुरू हो रहा है। गोपाल राय ने दावा किया कि इस साल 4000 हेक्टेयर जमीन पर मुफ्त में इस घोल का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने पराली को जलाने से रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी ऐसा ही अभियान चलाने की अपील की। जिस तरह से दिल्ली सरकार इस घोल का छिड़काव खेतों में करा रही है, उसी तरीके से पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी अपने यहाँ इसे शुरू करें। इस अभियान के शुरू होते ही कुछ किसानों के खेतों में घोल की टंकी वाले ट्रैक्टर दौड़ने लगे तो कुछ लोग पाइप के जरिए भी घोल का छिड़काव करते नजर आए। जिन किसानों ने बीते साल पराली को गलाने के लिए इस घोल का इस्तेमाल किया था वो पिछले अनुभव से उत्साहित दिखे। पिछले साल डीकम्पोजर यूज करा तो मेरे को अच्छा लगा, मेरे खेती गुणवत्ता बढ़ी। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को गलाने वाली इस घोल को तैयार किया है। हरे रंग का बड़ा सा फेफड़ा और उसके बीच बना ये गेट ये बताने के लिए काफी है कि अंदर पहुंचते ही आपके फेफड़े को ताजी और शुद्ध हवा मिलने लगेगी। इस पार्क का थीम और मकसद भी यही है। त्रिपुरा में अगरतला के पास बने इस ऑक्सीजन पार्क को सीएम विप्लव देव ने आम लोगों के लिए खोल दिया है। इस पार्क के उद्घाटन के मौके पर सीएम विप्लव देव ने कहा कि इस ऑक्सीजन पार्क का निर्माण लोगों के लिए प्राकृतिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि अगरतला के पास इस ऑक्सीजन पार्क का निर्माण तो कुछ महीने पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। इस पार्क में वैसे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो हवा को शुद्ध करने के साथ साथ औषधि का भी काम करते हैं। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन पार्क को सजाने संवारने के लिए भी प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लग रहा है मानो साइकिल सवारों का काफिला शहर की गलियों से गुजर रहा है। रोमांच से भर देने वाली ये तस्वीरें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आई हैं, जहां सैकड़ों लोग साइकिल रैली में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भाग लेने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। लोग हैं उसको साइकिल टू वर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब अपने काम में अपने साइकिल को शामिल करना चाहिए, जैसे जिसमें कारण आपका ट्रैफिक कंजेशन हो, रोड कंजेशन हो, उसमें वो बहुत मतलब अच्छा होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। साइकिलिंग इज सच सस्टेनेबल solution which gives you all kind of independence. We feel as cyclists it provides us clean, pollution-free air. मध्य प्रदेश के मंदसौर में नवरात्रि के मौके पर अनोखे गरबा डांस का आयोजन हुआ। वहां कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए खास तरीका अपनाया गया। इसके लिए वहां लड़कियों ने गरबा की ड्रेस की जगह कोरोना वॉरियर्स की तरह कपड़े पहने। इनमें कुछ लोगों ने डॉक्टर का कोट पहना तो किसी ने पुलिस की वर्दी, कोई नर्स की पोशाक में नजर आया तो किसी ने सफाई कर्मी की तरह तैयार होकर जमकर गरबा किया। गरबा करने जुटी लड़कियों की खास बात ये थी कि इनके हाथ में डांडिया की जगह तख्तियां नजर आईं, जिनमें कोरोना से लड़ने का संदेश लिखा दिखाई दिया। साथ ही ये लोग अपने खास अंदाज में सैनिटाइजर और मास्क की जरूरत बताते नजर आए। जो सबने झेला है उसके लिए जो जिसने भी सारे वॉरियर्स हैं हमारे देश में, उनको एक ट्रिब्यूट है हमारा गरबे की प्रस्तुति के रूप में। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने मुंह पर मास्क लगाया, साथ ही बाकी लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। इस अनोखे गरबा को देखने के लिए वहां लोगों का हुजूम जुट गया। पहली नजर में लगता है ये कोई वैक्सीनेशन सेंटर हो। गेट पर बड़े बड़े सिरिंज का कटआउट और उन दोनों के बीच भारत का नक्शा।
ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को वैक्सीन के लिए इनवाइट किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से जंग जीती जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन अंदर झांकते ही ये एहसास हो जाता है कि ये कोई वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बल्कि दुर्गा पूजा के लिए सजाया गया पंडाल है जिसकी थीम रखी गई है वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन की थीम पर सजा ये पंडाल असम के गुवाहाटी में बनाया गया है। इस पूजा पंडाल में कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा उपायों को डिस्प्ले किया गया है। साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। और तो और इस वैक्सीनेशन सेंटर का मकसद लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करना है। इस पूजा पंडाल के आयोजकों का कहना है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि रात 9 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलें और पूजा पंडाल में भी ना जाएं। कोरोना का महामारी जो है उसका ऊपर में हम लोग एक तो थीम लिया, वही पब्लिक को ही हम लोग दिखा रहा है जो कोरोना के लिए क्या क्या बच के रहना है। जम्मू कश्मीर में सितंबर के रुखसत होते ही सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। शोपियां और गुलमर्ग समेत ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और कई जगहों पर बारिश भी हुई, जिसके बाद तापमान गिर गया। कश्मीर की हसीन वादियों को देखने पहुंचे सैलानियों की खुशी इस बर्फबारी की वजह से बढ़ गई। सबसे खूबसूरत नजारा गुलमर्ग में नजर आया, जहां बर्फबारी के बाद जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। यहाँ पर्यटक बर्फबारी के बावजूद घूमने निकले और ठंड का मजा लेते दिखाई दिए। अच्छा लग रहा है, काफी स्नोफॉल लाइफ में पहली बार देखी है, काफी अच्छा मौसम है। कुपवाड़ा में तो जहाँ तक नजर गई बर्फ की सफेदी ही नजर आई। मकानों की छतों और पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत दिखी जिसमें लोगों की गाड़ियां तक ढक गईं। यही नहीं, जमीन पर बर्फ बिछ जाने से सड़कों और मैदान का पता लगाना मुश्किल हो गया। बर्फबारी का ऐसा ही खूबसूरत नजारा शोपियां के मुगल रोड पर भी दिखा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में भी तापमान गिरने की उम्मीद जताई गई है। झेलम किनारे जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंद्राणी बालन ग्रुप ने अपने गीत संगीत से समा बांध दिया। जश्न बारामूला नाम के इस कल्चरल नाइट का आयोजन इंडियन आर्मी की ओर से किया गया था, जिसमें रंग जमाने के लिए इंद्राणी बालन ग्रुप को इनवाइट किया गया था। जश्न बारामूला नाइट फेस्ट का आयोजन यहाँ के लोकल कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई स्थानीय कलाकारों ने भी अपने गीत संगीत का जलवा दिखाया। बीस मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे वहां के मूल निवासी पुलिस से जा पड़े। असल में चिली के मूल निवासियों की शिकायत अपने देश के संविधान से है, जो उन्हें मान्यता ही नहीं देता। हालांकि अब वहां नया संविधान बनाने का काम चल रहा है। साथ ही मूल निवासियों की मांग ये भी है कि बरसों पहले सरकार ने उनसे उनके पुरखों की जो जमीन छीनी थी उसे उन्हें लौटाया जाए। इसलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजधानी सैंटियागो में चिली के सैकड़ों मूल निवासियों ने झंडा बुलंद कर दिया। प्रदर्शनकारी मार्च निकालने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। वो पारंपरिक लिबास में ऐसे सज धज कर निकले मानो उनका कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। नाच गाकर ढोल बजाकर वो अपना हक मांगते नजर आए, लेकिन जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने हाथ में थामे बांस के डंडे ही अपना हथियार बना लिए। पुलिस ने भी पूरा दम लगा दिया। उसने मूल निवासियों पर पानी की बौछार कर दी और दनादन आंसू गैस के गोले दागने लगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी आंसू गैस छोड़ने वाली पुलिस की गाड़ी पर ही टूट पड़े। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें प्रदर्शनकारी बस स्टैंड फूंकते नजर आए और तो और पुलिस पर पटाखे तक छोड़े गए। मौसम की मार ने चीन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। उसके दक्षिणी प्रांत तूफान का तांडव झेल रहे हैं तो उत्तर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों का तेल निकाल दिया है। हाल ये है कि शांसी प्रांत जैसे आमतौर पर सूखे इलाके में भी हर तरफ सैलाब बहता दिखाई दिया।
खेत, खलियान, मैदान सब बाढ़ में पानी पानी हो गए। यहाँ नदियों ने ऐसे हिलोरे मारे कि उनके किनारे टूट गए। सैकड़ों करोड़ों के खर्चे पर बने लंबे चौड़े ब्रिज बाढ़ में बह गए। जिनके मकान बाढ़ की बलि चढ़ गए, वो लोग रातों रात सड़क पर आ गए। वहीं चीन के दक्षिणी हिस्से को साल के 17वें तूफान से दो चार होना पड़ा। तूफान की वजह से हाईनान प्रांत में इतनी बरसात हुई कि बाढ़ ही आ गई और फिर लोगों को बचाने के लिए राहत कर्मी वक्त से रेस लगाते नजर आए। चीन के गुहानशू का नजारा भी हाईनान जैसा ही दिखा। बाढ़ की वजह से नदियां उफान पर आ गईं और फिर लोगों को बचाने के लिए राहत कर्मी अपनी जान दांव पर लगाते दिखाई दिए। स्कॉटलैंड में इस महीने से शुरू होने वाले यूएन क्लाइमेट समिट से पहले बेल्जियम में हजारों लोगों ने मोर्चा खोल दिया। 31 अक्टूबर से क्लाइमेट चेंज पर सम्मेलन होने वाला है, लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने वाले इन लोगों को चिंता है कि जिस तेजी से ये पृथ्वी गर्म होती जा रही है, सम्मेलन में उस हिसाब से सख्त पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। इसलिए दुनिया के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए बेल्जियम पर कुछ कुत्तों का